हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद धीरज सर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कोहल वर्ग के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे और कोहल वर्ग के सिद्धांतों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक एक एक बातों के बारे में चर्चा किया है और हमने कोहल वर्ग के सिद्धांत के जो चरण थे, 3 चरण थे, उन 2 चरणों को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम तीसरे चरण के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ तक बताया था कि कोहल वर्ग ने किस तरह से एक कहानी को शीर्षक मान करके बच्चों को सुना करके अपने नैतिक विकास के चरण को बताए थे। इन सब के बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर दिया था, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर नैतिक या उत्तर परंपरावादी या उत्तर रूढ़िवादी चरण, जो ध्यान देंगे इनके सिद्धांत का तीसरा चरण है। और यहाँ तक हमने बताया था इनके सिद्धांत के जितने चरण हैं उन प्रत्येक चरणों के 2-2 उपचरण हैं। इन सब के बारे में हमने चर्चा किया था। तो आइए दोस्तों, देखिएगा उत्तर नैतिक या उत्तर परंपरावादी या उत्तर रूढ़िवादी चरण किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा यहाँ पर कि नैतिक विकास का आधार यदि स्वयं का बुद्धि विवेक हो, स्वयं का बुद्धि विवेक हो, तो वह नैतिक विकास का आधार यदि स्वयं का बुद्धि विवेक हो तो वह उत्तर नैतिक या उत्तर परंपरावादी चरण। दोस्तों समझिएगा, इसकी जो एज है 13 से 16 वर्ष की उम्र की है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक आते आते बालक समाज में क्या करना है क्या नहीं करना है वह अपने बुद्धि विवेक पर करने लगता है, अपने स्वयं के दिमाग से करने लगता है। वो ध्यान दीजिएगा, यह समझ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उसका बुद्धि विवेक, अब ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे क्या होता है, विकसित हो जाता है, अपनी बुद्धि विवेक से कार्य करता है। इसलिए ध्यान देंगे, नैतिक विकास के जिस अवस्था में एक बालक ध्यान देंगे अपने बुद्धि विवेक से ध्यान देंगे नैतिकता के बारे में जानता है या सही गलत के बारे में जानता है, तो उसको उत्तर नैतिक या उत्तर परंपरावादी या उत्तर रूढ़िवादी चरण कहते हैं। बात करें तो देखिएगा, इसके भी 2 उपचरण हैं। इसके भी 2 उपचरण हैं। 2 उपचरण हैं, समझिएगा। जो पहला इसका उपचरण है, पहला उपचरण है सामाजिक अनुबंधन की अवस्था। सामाजिक अनुबंधन की अवस्था, इसको कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज। अब समझिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें सामाजिक अनुबंधन की अवस्था क्या है, देखिएगा बालक अब यहाँ पर आकर के बच्चों यह समझ जाता है समझिएगा, बालक आकर के यहाँ पर यह समझ जाता है कि ध्यान दीजिएगा, भले ही कोई कार्य गलत हो लेकिन अगर वह कार्य समाज के हित में है दोस्तों, तो उस कार्य को ध्यान दीजिएगा हमको कर देना चाहिए, क्योंकि उस कार्य से ध्यान देंगे समाज का क्या होगा, हित होगा। वो समाज के साथ ध्यान देंगे अपना एक बंध स्थापित करना चाहता है, ताकि समाज के साथ उसका ध्यान दीजिएगा जो बंधन बंधा हुआ है वो कभी टूटे ना। समाज के हित में ध्यान दीजिएगा वो अच्छा कार्य करने का प्रयास करता है। तो ऐसे अगर ध्यान देंगे कार्य जिस अवस्था में होते हैं उसको सामाजिक अनुबंधन की अवस्था कहा जाता है।
ध्यान दीजिएगा, इन सब के बारे में हमने अच्छे से बता दिया आपको। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसके बारे में अगर हम लिखें तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं, अगर कोई व्यक्ति स्वयं और दूसरों को भी समाज के बारे में अच्छा सोचने, अच्छा करने के लिए कहता है तो वह गलत कार्य क्यों ना हो, फिर भी वह अगर समाज के हित में है तो सही माना जाएगा। दोस्तों इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिएगा यहाँ पर मैं अगर बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, जैसे होता क्या है कि यहाँ पे कह दूं, भले ही, समझिएगा, भले ही चोरी करना कानूनी अपराध है, फिर भी भले ही चोरी करना कानूनी अपराध है, फिर भी चोरी कर लेना चाहिए अगर वह समाज के हित में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि भले ही चोरी करना कानूनी अपराध, फिर भी चोरी कर लेना चाहिए अगर वह समाज के हित में है। क्यों दोस्तों, समझिएगा ध्यान से इस बात को। यहाँ क्या कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति स्वयं और दूसरों को भी समाज के बारे में अच्छा सोचने, अच्छा करने के लिए कहता है तो वह गलत कार्य क्यों ना हो, फिर भी वह अगर समाज के हित में है तो सही माना जाएगा। कहने का मतलब, अगर हम गलत कार्य करके समाज का भला कर रहे हैं तो भी ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में पहुंचते पहुंचते हमको लगता है कि अगर ये समाज के हित में सही है तो यह कार्य सही है, इसको हमको कर देना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि भले ही चोरी करना कानूनी अपराध है, फिर भी चोरी कर लेना चाहिए अगर वह समाज के हित में। कहने का मतलब दोस्तों समझेंगे, मैं हिंज का उदाहरण दूंगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं हिंज का उदाहरण दूंगा। हिंज ने क्या की, दवा की चोरी की, समझिएगा, हिंज ने दवा की चोरी की। तो हिंज ने जब दवा की चोरी की तो बच्चों ने कहा हिंज ने दवा की चोरी की, भले ही दवा की चोरी करना कानूनी अपराध है, फिर भी हिंज को दवा की चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ध्यान देंगे वह जो है अपने जान बचाने के लिए दवा की चोरी नहीं कर रहा है, अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवा की चोरी कर रहा है, और समाज के लिए यह एक अच्छा कार्य है, इसलिए हिंज को दवा की चोरी कर लेनी चाहिए। तो चलिए इस एग्जाम्पल को मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ लिख देता हूं।
हिंज को दवा की चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि ऐसा करके वह अपनी नहीं बल्कि अपने पत्नी की जान बचा रहा है जो समाज के हित में अच्छा, जो समाज के हित में अच्छा। तो दोस्तों हमें यकीनन ये पता है कि इस चरण के बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास किया हूँ, इसलिए आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे और चर्चा करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, इसको मिटाते हैं और समझाते हैं फिर से एक बार आपको एक और चरण के बारे में। इसके ध्यान दीजिएगा, ये इसका पहला चरण हमने देखा और इसका हमने दूसरा चरण आप लोगों को यहाँ फिर से एक बार समझाने का प्रयास करेंगे अच्छे से, और यहाँ आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं दूसरे चरण के बारे में। यहाँ देखिए, मैं बात कर लेता हूँ दूसरा चरण बी नंबर पर, जिसका नाम है सार्वभौमिक नैतिक चरण। सार्वभौमिक नैतिक चरण, जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल मोरल स्टेज। समझें ये क्या है सार्वभौमिक नैतिक चरण। दोस्तों यहाँ तक आते आते ध्यान देंगे, बालक की नैतिकता इतनी विकसित हो जाती है कि वह सोचता है, ध्यान दीजिएगा, वह अपने बुद्धि विवेक पर, उसकी नैतिकता किस पर डिपेंड हो जाती है, उसके खुद के बुद्धि विवेक पर डिपेंड हो जाती है। वह किसी के बताए गए कह सकते हैं कि मार्ग के अनुसार वह कार्य नहीं करता, बल्कि वह स्वयं के बुद्धि विवेक से कार्य करता है। दोस्तों उसको लगता है कि, ध्यान दीजिएगा, भले ही चोरी कर लेना, यहाँ पर अब ये समझेगा, भले ही चोरी कर लेना कानूनी अपराध है और समाज के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है, गलत कार्य है, फिर भी चोरी करना चाहिए, क्योंकि अगर चोरी करने से किसी की जान बच सकती है तो जान बचाना ही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। अब वो जान कैसे बचाया ये मायने नहीं रखता, क्योंकि वह अपने बुद्धि और विवेक से, ध्यान दीजिएगा, कार्य को करने लगता है। तो नैतिक विकास के किस चरण में, दोस्तों अगर पूछा जाए प्रश्न, नैतिक विकास के किस चरण में एक व्यक्ति जो है अपने स्वयं के बुद्धि विवेक से कार्य करने लगता है, तो वो होगा उत्तर नैतिक परंपरा, या कह सकते हैं उत्तर नैतिक या उत्तर परंपरावादी चरण, या किस अवस्था में, तो सार्वभौमिक नैतिक चरण। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर इस बात को मैं लिखता हूं, यहाँ इस अवस्था में बालक अपने स्वयं के
बुद्धि विवेक से कार्य करता है उसे लगता है कि चोरी करना कानूनी अपराध है समाज में कलंकित है फिर भी चोरी कर लेना चाहिए अगर चोरी करना कानूनी अपराध है समाज में कलंकित है फिर भी चोरी कर लेना चाहिए अगर उस चोरी से किसी की जान बच सकती है तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमने बताया, आपको समझेंगे इस बात को। इस अवस्था में बालक अपने स्वयं के बुद्धि विवेक से कार्य करता है, उसे लगता है कि चोरी करना कानूनी अपराध है, समाज में कलंकित है, फिर भी चोरी कर लेना चाहिए अगर उस चोरी से किसी की जान बच सकती है। दोस्तों मान लीजिए, समझेंगे ध्यान से, यह बात आपको नहीं समझ में आएगी तो समझिएगा। उदाहरण, मान लीजिए हिंज जिस दवा की चोरी कर रहा था वह अपनी पत्नी के लिए ना करके किसके लिए करता, किसी और की पत्नी के लिए करता। बात समझिएगा, हिंज जो है जो दवा की चोरी कर रहा था, अगर वह अपनी पत्नी के लिए नहीं करता बल्कि किसी और की पत्नी के लिए करता तो समझिएगा कानून क्या समझता, चोरी किया है तो क्या है, कानूनी अपराध। क्या हो, कानूनी अपराध। समाज क्या कहता कि इनके जो है पति को कुछ नहीं फर्क पड़ा, वो नहीं चोरी किए, इनको चोरी करने की क्या जरूरत थी, समाज में उसको कलंकित किया जाता। फिर समझेंगे, करा फिर भी चोरी कर लेना चाहिए, कहा कि फिर भी इनकी परवाह मत करिए, फिर भी चोरी कर लेना चाहिए, क्योंकि ध्यान देंगे अगर उस चोरी से किसी की क्या बच रही है, जान बच सकती है। हिंज ने क्या किया, मान लीजिए दूसरे की पत्नी के लिए चोरी किया लेकिन उसकी जान तो बचाई। तो यहां पर इस तरह से उदाहरण हम दे सकते हैं, इस बात को अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो यहां हम लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखते हैं, यहां एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लीजिए हिंज ने दवा की चोरी दूसरे के पत्नी के लिए की होती तो चोरी करना कानूनी अपराध था तथा उसे समाज कलंकित करता, लेकिन किसी की जान बचाना
सबसे बड़ी मानवता है, सबसे बड़ी मानवता है, सबसे बड़ी नैतिकता भी कह सकते हैं। ठीक, या मानव का यही कर्तव्य होना चाहिए कि किसी की जान बचाने के वो लायक बने। ठीक, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह सार्वभौमिक नैतिक चरण के बारे में हमने अच्छे से आपको समझा दिया और यह भी कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोहल वर्ग के बारे में और देखते हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर उसके बारे में देखते हैं। चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसको मिटाते हैं और आगे फिर देखते हैं। यहाँ पर इसको भी देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक हेडिंग बनाते हैं। कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना। कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने आलोचना की थी? तो ध्यान दीजिए किस बात की आलोचना हुई थी, किसने नहीं, क्योंकि बहुत से लोग आलोचना किए थे। तो ध्यान दीजिएगा, कोहल वर्ग ने सबसे बड़ी गलती की थी, अपने नैतिक विकास के चरण में सिर्फ बालकों के नैतिकता को महत्व दिया था, महिलाओं के नैतिकता को कोई महत्व नहीं दिया, महिलाओं की नैतिकता के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा। इसलिए सबसे बड़ी आलोचना इनकी हुई थी कि इन्होंने महिलाओं की नैतिकता के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। तो पहला पॉइंट यहाँ लिखते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे, कोहल वर्ग ने अपने सिद्धांत में सिर्फ बालकों के नैतिकता को महत्व दिया। महिला नैतिकता के बारे में कुछ ना लिखने के कारण इनकी आलोचना हुई। दूसरी बात करें, देखिएगा दोस्तों, कोहल वर्ग ने कहा था कि कोहल वर्ग, ध्यान दीजिएगा, कोहल वर्ग का मानना था कि इनके जो नैतिक विकास के चरण हैं दुनिया की सभी, ध्यान देंगे, संस्कृतियों पर लागू हो सकते हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि दुनिया की सभी संस्कृतियों पर ये लागू नहीं हो सकते, क्योंकि हर जगह, ध्यान देंगे, कुछ ना कुछ परिवर्तन पाया जाता है। इसलिए दुनिया की सभी संस्कृतियों पर इनके नैतिक विकास के चरण लागू नहीं होते हैं। इसलिए इस बात की भी क्या हुई थी, आलोचना हुई थी। तो लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, कोहल वर्ग मानते थे कि इनके नैतिक विकास के चरण दुनिया के
सभी संस्कृतियों पर लागू है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, नहीं है। इस बात की भी आलोचना हुई। दोस्तों, इन आलोचनाओं में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, ये जानते रहिएगा, क्योंकि महिला नैतिकता के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था, इसलिए इनकी क्या हुई थी, आलोचना हुई थी। दोस्तों, आज हमने कोहलबर्ग के सिद्धांत को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। और ध्यान दीजिएगा, कोहलबर्ग के सिद्धांत को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। और यह लेक्चर ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर बात करें, हमने इसके बारे में चर्चा कर दिया, कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में पूरी तरह से और अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अब कल हम जीन पियाजे के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस लेक्चर में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं कल। धन्यवाद।